देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। इस वक्त हम एक पूरा का पूरा सेशन कर रहे हैं। आपको बताएं, आज दिन भर डेडिकेटेड है कि प्रधानमंत्री मोदी का 1 साल पूरा हो गया है और ऐसे में उनकी सरकार के तमाम बड़े मंत्री TV9 भारतवर्ष पर आ रहे हैं। अब से कुछ क्षणों में उनकी पार्टी के बड़े नेता यहां पर आने वाले हैं। कई दिग्गज मंत्रियों को सुन चुके हैं आप और कई नेताओं को सुनने वाले हैं आप। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या आपको इस बात का अंदाजा है इतना सा भी कि एक तरफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं कोरोना से और दूसरी तरफ पाकिस्तान का आतंकी वायरस अभी भी कश्मीर पर, जम्मू कश्मीर पर निरंतर अटैक कर रहा है। यह आतंकी वायरस जो है पाकिस्तान का, इसका क्या इलाज है मुझे बताइए आप। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरे ट्विटर पर आप तुरंत मैसेज करें, मैंने उसको अभी अपलोड किया है। आप मुझे बताइए कि क्या इलाज है, क्योंकि यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। हम यहां पर आपको बिग वॉल पर बड़े आंकड़े दिखाने वाले, मैं चाहूंगा जरा दिखाएं इसको। प्रधानमंत्री मोदी 2.0, 1 साल, कोरोना का हाल, देश का हाल। लेकिन जम्मू कश्मीर जो हमारा ताज है, वहां पर हाल क्यों खराब है? 370 हटा के एक कामयाबी मिली और जमकर कामयाबी मिली। लेकिन उसके बाद इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, ये देखें आपके सामने क्या आ रहा है, ध्यान से देखें आपकी स्क्रीन पर। यह जम्मू कश्मीर पुलवामा पार्ट 2 की साजिश नाकाम। पुलवामा में कार से मिला भारी मात्रा में आईडी, सुरक्षा बलों की गाड़ी पर हमला करने वाले थे आतंकी सीआरपीएफ। यह देखें आप, फुल स्क्रीन पर विजुअल दिखाएं एक बार, देखिए इसको एक एक चीज। मैं चुप रहूंगा अभी। ये जो आपके सामने तस्वीरें हैं, ये है एक और आईडी ब्लास्ट, फिर से आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं जम्मू कश्मीर में पुलवामा पार्ट 2। ये देखें आप, ये धमाका क्या है, ये डिफ्यूज किया गया है इसको, बल्कि एक किनारे में ले जाकर एक्सप्लोड किया गया। पुलवामा में कार से मिला भारी मात्रा में आईडी, सुरक्षा बलों की गाड़ी पर हमला करने वाले थे आतंकी और पुलिस ने, सीआरपीएफ और पुलिस ने आईडी को नष्ट किया। आईडी डिफ्यूज करने के दौरान कई घरों के शीशे टूट गए। स्क्रीन पर यह देखें आप, मैं चाहूंगा इसके बगल में ब्रेकिंग दिखाएं तुरंत। और यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। 1 साल पूरा होने पर यह कामयाबी है। कई लोगों ने चुनौती दी कि देखिए वो हुआ था पुलवामा, उसके बाद आपने क्या किया, ये देखें, ये किया। अफसोस इस बात का है कि जब कामयाबी मिलती है तो पुलिस वालों की कोई तारीफ नहीं करता, लेकिन हम कर रहे हैं। यहां पर आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है, इसे देखें आप। अब मैं आपको लेकर चलता हूं, हमारे खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यह बेहद हैरान करने वाली खबर हम आपको दिखाने, आप सभी लोगों का स्वागत है। आपकी स्क्रीन पर बीजेपी के बड़े नेता सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी हैं। सर, आपका स्वागत है। मेरे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, शिवसेना के अरविंद सावंत जी, आपका भी स्वागत है सर। आप प्रोफेसर गौरव वल्लभ मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं और आजकल पॉलिटिकल मैनेजमेंट पे ज्यादा अच्छी बहस करते हैं, आपका भी स्वागत है। और जीडी बख्शी सर, इनको इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है, बस जनरल साहब बोलेंगे हम अपने आप इनके फैन फॉलोअर्स टीवी से जुड़ जाते हैं। सर, मैं अभी जो तस्वीरें दिखा रहा हूं आपको, ये हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। इस शो को हम 2 भाग में डिवाइड कर रहे हैं। पहला, पोस्ट 370 धारा जो हटाई गई, और उससे पहले प्री 370, यानी हम बात कर रहे हैं 370 हटाने के बाद और 370 हटाने के दरमियान क्या क्या हुआ, ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले अभी, बल्कि मैं ये कहूंगा कि हम पोस्ट कोरोना और पोस्ट 370 ये दोनों की बात करेंगे। मैं यहां पर अपने दर्शकों को कुछ आंकड़े दिखाऊंगा और उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। सबसे पहले मेरे जितने भी दर्शक हैं, अब आप स्टैंड बाय पर रहें, क्योंकि आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं इस बिग वॉल पर। तुरंत चलिए यहां पर बिग वॉल पर और दिखाइए
सबसे पहले आपके सामने क्या आ रहा है, कुछ ऐसी चीजें जो कि आपको शायद सोचने पर मजबूर कर देंगी कि आखिर ये हो क्या रहा है। ये देखें आप, कोरोना काल में नापाक हरकत, 30 जनवरी से सीजफायर का उल्लंघन चल रहा है। 30 जनवरी जब भारत में पहला कोरोना का केस आया, और ये देखें आप, एकदम थोड़ा साइड में है, मैं चाहूंगा फ्रेम को थोड़ा इस तरफ करें प्लीज। 1547, 119 दिन में 1547 सीजफायर वायलेशन, यानी भारत में कोरोना का जो पहला केस आया है वहां से अगर देखें तो वो आंकड़ा देख रहे हैं आप, ये क्या हो रहा है, कोरोना काल में भी पाकिस्तान सीजफायर का वायलेशन कर रहा है। दूसरी खबर और हैरान करेगी, पिछले साल 3168 केसेस थे सीजफायर के, इस बार सिर्फ 119 दिन के अंदर, वो भी कोरोना काल में, उससे आधे से ज्यादा केस हो गए। चेंज करें इसको, तुरंत मॉल को चेंज करें। यानी कि पहली चीज तो यह है कि सीजफायर वायलेशन बढ़ा है। फिर देखें, 30 जनवरी से अभी तक 64 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। लॉन्च पैड पर 300 से ज्यादा आतंकी तैयार हैं। सोचें आप, 30 जनवरी से लेकर अभी तक 64 आतंकी ढेर किए गए, 300 से ज्यादा आतंकी तैयार हैं। मैं बात कर रहा हूं पोस्ट कोरोना की। थोड़ा चेंज करें, तुरंत इस वॉल को चेंज करें, क्योंकि अब जो आंकड़ा है वो आपको हैरान करेगा। 30 जनवरी से हमारे 29 जो वीर हैं सुरक्षाकर्मी वो शहीद हुए। अब सवाल खड़ा ये होता है, जरा दिखाएं यहां पर, ये पहला सवाल है मेरा, तुरंत आए जरा स्क्रीन पर। मेरा पहला सवाल यह है खड़ा कि क्या कोरोना काल में नापाक हरकत से कैसे निपटेगा भारत? ये कोरोना काल, सीधे चलेंगे हमारे खास मेहमानों के पास और उनसे हम बातचीत करेंगे। इस शो को मैं ओपन करना चाहूंगा क्योंकि हम बात कर रहे हैं मोदी 2.0, एक साल, लेकिन ओपन में एकदम न्यूट्रलिटी से करना चाहूंगा। जीडी बख्शी साहब, मेरा पहला सवाल यही है सर, एक तरफ कोरोना काल, मैं बात कर रहा हूं 30 जनवरी जब भारत में पहला कोरोना का मामला आया। अरविंद सावंत सर, आप फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं, मैं चाहूंगा आप प्लीज स्क्रीन पर देखें सर। अभी कोरोना काल में भी नॉनस्टॉप ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं, बल्कि इंक्रीज हो गई हैं। पाकिस्तान को क्या कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके यहां कोरोना से कितने लोग मर रहे हैं, क्या हाल हो रहा है? उसको कोई मैटर नहीं करता, उसका सिर्फ एक ही एजेंडा है कि किसी तरह भारत में आतंक का वायरस फैलाओ। बिल्कुल 2 टके का फर्क नहीं पड़ता कितने पाकिस्तानी मर रहे हैं। पाकिस्तान के असली हुक्मरान, उनकी फौज, और इमरान खान साहब जो उनके नुमाइंदे, उनके सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, क्या फर्क पड़ता है? ऑर्डिनरी पाकिस्तानी के मरने से पाकिस्तान में कोई एक आंसू नहीं बहाता। फैक्ट ये है साहब कि कोरोना काल में जब पूरी दुनिया का हेड डाउन है, कोरोना से निपटने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए 2 देश हैं जो दुनिया भर में अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आक्रामक तेवर दिखा रहे हैं। एक चीन, दूसरा चाइना, दूसरा पाकिस्तान, उसका पिच्छा लग्गू। ये पाकिस्तान को तो एक मौका दिखा कि भारत की सरकार का उसने सोचा सिर डाउन है, वो बेचारे अपने लोगों को बचाने में मशरूफ है, कोई टाइम नहीं होगा, हम जितनी मर्जी जो है तंग करें, वहां उंगल दें कश्मीर के अंदर, हमारे पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, हम सेफ हैं। तो ये टाइम का पूरा फायदा उठाया जाए, भारत के ऊपर कहर डाल, कोरोना का कवर लेके भारत के ऊपर कहर ढाया जाए, ये इस नापाक देश की उल्टी सोच है साहब। ये कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं, लेकिन सर मुझे एक बात बताइए, एक चीज बताइए आप, इनके पास जो सार्क का फंड है उसमें से इनको पैसा चाहिए कोरोना से लड़ने के लिए, इनके पास कुछ भी नहीं है। अभी तो हाल यह है कि टिड्डियों से लड़ने के लिए चीन ने बतखें भेज दी हैं, इन्होंने गधे बेचे अपने चीन को। ये वो पाकिस्तान आतंक के लिए पैसा कहां से ला रहा है? कौन फंड कर रहा है इनको? देखिए साहब, ये फंड तो ये लोगों से भीख का कटोरा मांग के भीख लेते हैं और उसका पहला फायदा इस्तेमाल करते हैं भारत के बरखिलाफ डिप्लॉय करने का। चीन के सामने भीख का कटोरा लेके घूमे हुए, $2 बिलियन एक ट्रांच में दिया, 1 बिलियन दूसरे ट्रांच में दिया। यूनाइटेड अरब अमीरेट्स, कुवैत, सऊदी अरेबिया के सामने भीख का कटोरा लेके बैठे रहते हैं। अमेरिका से, IMF से। सर मैं ये जानना चाह रहा हूं जीडी बख्शी साहब कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान को फंड क्या इंटरनेशनली कुछ चल रहा है? मैं चाहूंगा एक्सप्लोजन के विजुअल दिखाएं ऊपर। हाँ,
देखिए, ये जो है ज्यादातर ये फंड करते हैं टेररिज्म को ड्रग के पैसे से, जो इन्होंने इनकी आईएसआई ने अफगानिस्तान के अंदर ड्रग एम्पायर खोल रखी है, नारकोटिक्स एम्पायर खोल रखी है, जिनको वो बेच बेच के ये दुनिया भर में ये ड्रग्स, खतरनाक ड्रग्स, ये पैसे कमाते हैं जो भारत के खिलाफ। बख्शी साहब, ओके, जस्ट होल्ड इट सर। इसमें इंटरनेशनल एंगल है कि नहीं, मैं आपसे एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगा। इस वक्त हमारे जितने भी हमारे पॉलिटिकल मेहमान हैं, अरविंद सावंत जी, सुधांशु जी और गौरव जी, पॉलिटिकल डिस्कशन, डिबेट में नहीं कहूंगा क्योंकि मैं डिस्कशन में ज्यादा बिलीव करता हूं, उसमें कुछ अच्छा निकल कर आता है हमेशा। पॉलिटिकल डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आप सभी के सामने एक ब्रेकिंग और एक ऑडियो सुनाने जा रहा हूं, जिससे कि शायद आपको अपने आंसर्स में भी उसका रेफरेंस पॉइंट लेने में अच्छा लगेगा। अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन हां, मदद होगी। TV9 भारतवर्ष पर डीजीपी दिलबाग सिंह का खुलासा, पुलवामा जैसे हमले की फिराक में थे आतंकी, डीजीपी, लश्कर, जैश और हिजबुल का हमले का प्लान था, उनका यह कहना है। और गाड़ी से करीब 50 किलो आईडी बरामद हुआ, नंबर प्लेट बदलकर गुमराह करने की कोशिश थी। क्या कहा डीजीपी ने? अंकित भट्ट हमारे सहयोगी से उन्होंने बातचीत की, क्या कहा दिलबाग सिंह ने, आइए देखते हैं। वाकया में कामयाबी भी एक बड़ा हादसा जो होने से टल गया। ये पुलवामा की तरह ही जो पहला अटैक फरवरी 19 में हुआ था, उसी तर्ज के ऊपर आईडी तैयार की गई थी जी। और इसमें लश्कर, जैश और एचएम के लोग मिलकर के इस आईडी को फैब्रिकेट करने और इसको हाईवे की तरफ ट्रांसपोर्ट करने की ताक में थे जी। ये एक बहुत बड़ी साजिश जो है वो नाकाम हुई जी। और हमारे लोगों ने इस पे बहुत अच्छा काम किया। खासतौर पे पुलवामा पुलिस को जो टाइम से इत्तला मिली और उस इत्तला के मुताबिक उन्होंने आर्मी, सीआरपी और बाकी फोर्सेस को अपने साथ मिला करके तमाम जगहों को कवर किया जिस तरफ ये गाड़ी निकल सकती थी, और कामयाबी से इस गाड़ी को इंटरसेप्ट किया जी सर। चलते ये हादसा टला। सर, कितना आईडी एक्सप्लोजिव होगा ये? देखिए, काफी बड़ी तादाद में कह रहे हैं कि इसमें आईडी का है। एक तो 50 किलो के करीब तो एक ड्रम बीच में फिक्स किया है जिसके अंदर आईडी बना करके रखी होने की इतला है। उसके अलावा भी बाकी जगहों पे कैविटीज के अंदर भी ये डालते हैं, जिसको हम बहुत बारीकी से पास जाके नहीं दे सके क्योंकि गाड़ी के फटने का, इसके एक्सप्लोड होने का शंका जो है वो बना हुआ था। सीधे चलेंगे हमारे खास मेहमान के बाद। सुधांशु जी, अब मेरा सवाल यह है, एक तरफ कोरोना और दूसरी तरफ आतंक का वायरस, कैसे निपटेंगे? देखिए, वो बहुत अलग स्ट्रैटेजी होती है जो कि शायद स्टूडियो में आप नहीं बता पाएंगे, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा कि इसका इलाज क्या है, क्योंकि ये तो कभी नहीं थमने वाले हैं और आपकी सरकार का टर्म 2 है, उम्मीद बहुत ज्यादा है। देखिए निशान जी, ये जो कोरोना की महामारी है इससे तो सारा विश्व मिलकर लड़ रहा है, परंतु ये जो आतंक की महामारी जो लगभग पिछले कुछ दशकों में स्थायी रूप धारण करती जा रही है और जिसका ईपी सेंटर पाकिस्तान बना हुआ है, इससे जब लड़ना होता है तो 3-4 डायमेंशन या आयामों पे लड़ना होता है। जैसा अभी जनरल जी बख्शी जी ने कहा, एक आयाम होता है हमारा फौज, सेना का आयाम, जिसको हम रणनीतिक कहते हैं। दूसरा आयाम होता है डिप्लोमेटिक, कूटनीतिक दृष्टि से, और इसके साथ साथ तीसरा आयाम होता है राजनीतिक। हम देश के अंदर और बाहर किस प्रकार की राजनीति को साथ में लेने का प्रयास करते हैं। मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहूंगा। जब हम स्ट्रेटेजिक यानी रणनीतिक बात करते हैं तो पिछले 5 वर्षों में 2 बार ऐसे मौके आए जब उन्होंने कार्रवाई की और हमने प्रभावी कार्रवाई करके दिखाई। दूसरा, स्ट्रेटेजिकली हमने ये दिखाया कि पिछले 6 वर्षों में जब से हमारी सरकार आई है, पाकिस्तान से किसी भी प्रकार की औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता यानी ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग नहीं किया। तो ना हमने उनसे वार्ता की, हमने बहुत साफ कहा था कि टेरर एंड टॉक्स कांट गो टुगेदर, आतंकवाद और वार्ता साथ साथ नहीं चल सकती, हम उसके कायम है। और जब जब उन्होंने आतंकवाद किया, हमने प्रभावी उत्तर दिया। हाँ, ये जरूर कहा जाएगा कि साहब ये दिया तो ये करना बंद हो गया क्या? अगर इस आधार पे कहे तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने के बाद भी पंजाब का आतंकवाद हुआ था। ये होता है कि सरकार कितना प्रभावी उत्तर दे रही। अब तीसरी बात आती है डिप्लोमेटिक, कूटनीतिक। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि एक दौर होता था कि जब पाकिस्तान से हमारा विवाद होता था तो सिर्फ दुनिया में रूस हमारे साथ खड़ा होता था, तत्कालीन सोवियत संघ, यूएसएसआर, और लगभग पूरी दुनिया, पश्चिमी जगत हमारे खिलाफ खड़ा होता था और पूरे मुस्लिम कंट्रीज हमारे खिलाफ खड़े होते थे। पहली बार ऐसा मौका है
पिछले कुछ वर्षों में, जब इस विवाद पर सिर्फ चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है और पूरी की पूरी दुनिया, यहां तक कि सारे मुस्लिम देश केवल मलेशिया और टर्की के एक अपवाद स्वरूप छोड़ दें, तो वो हमारी सरकार के साथ खड़े हुए। और चीन को भी आप देखें, पिछले वर्ष मसूद अजहर को आतंकवादी स्वीकार करना पड़ा। तो मैं मानता हूं कि रणनीतिक, कूटनीतिक और राजनीतिक तीनों मुद्दों के ऊपर पाकिस्तान को बहुत प्रभावी उत्तर मोदी सरकार ने आने में दिया है। और इस एक वर्ष में जो हमने धारा 370 अन्य वाले काम किए, उससे तो मतलब ये स्थिति बन गई। निशान जी, मैं सिर्फ एक वाक्य याद दिलाना चाहूंगा। आज से करीब 25-30 साल पहले पूर्व प्रधानमंत्री उनकी बेनजीर भुट्टो ने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में एक सेंटेंस बोला था कि हम कश्मीर के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे, चाहे 1000 साल हमें घास की रोटी खानी पड़े। और आज आप देखिए, कश्मीर पाकिस्तान तो छोड़िए, वो तो यूनियन टेरिटरी हो गया हमारा। और पाकिस्तान की हालत 1000 साल छोड़िए, 25-30 साल में ये हो गई कि अगर अमेरिका मैं आपके बीच में रोकूंगा। सुधांशु जी, मुझे एक चीज बताइए। सुधांशु जी, एक चीज, जो पाकिस्तान जो 370 वाले आंकड़े में अभी अपने दर्शकों को दिखाने वाला हूं, मैं चाहूंगा स्क्रीन पर सभी गेस्ट को दिखाएं। मुझे एक चीज आप ये बताइए, क्या आपको लगता है कि आप लोगों ने अभी जो किया है उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा सा भी प्रेशर हुआ है? क्योंकि वो दिखाई नहीं देता है। बहुत संक्षेप में बोलिएगा, क्योंकि मैं बाकी गेस्टों के पास जाऊंगा तुरंत। देखिए, पहला प्रेशर तो ये कि अगर नेशनल असेंबली में पाकिस्तान की खड़े होकर इमरान खान कहते हैं कि जो इन्होंने बालाकोट में किया उससे ज्यादा खौफनाक कुछ करना चाह रहे हैं, तो ये अपने आप उनके दबाव में आने का पूरा प्रमाण है। और जिस ढंग से अमेरिका ने उनको डपटा और जिस ढंग से चीन को मसूद अजहर को आतंकवादी मानना पड़ा, तो वो कहे चाहे जो कुछ, आज उनकी स्थिति पहली बार ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में पाकिस्तान को वो समर्थन नहीं मिला जो पहले मिला। भारत की तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ठीक है, आपने कहा कि जियो पॉलिटिक्स के लिहाज से आप प्रेशर बनाने में कामयाब हुए। गौरव वल्लभ जी, अभी मैं 370 पे नहीं जा रहा हूं, मैं इसी पे स्टिक कर रहा हूं। हम कोरोना काल विज़ावी आतंकी वायरस की बात कर रहे हैं। क्या आप सेटिस्फाइड हैं जो बीजेपी की अभी तक, जो बीजेपी की सरकार की जो स्ट्रैटेजी रही? और अरविंद जी, आप भी स्टैंड बाय पर रहिएगा। क्या आप अभी तक की स्ट्रैटेजी से सर्वाइव पूरी तरीके से सेटिस्फाइड है? तीनों को उसको मेरे साथ लीजिए। निशान जी, आप ही के शो में मैंने देखा कि किस तरह इतनी बड़ी आईईडी जो धमाके को डिफ्यूज किया हमारी सेना के जवानों ने, पुलिस के जवानों ने, उसके लिए मैं उनको सैल्यूट करता हूं। नंबर 1। ठीक है। नंबर दो, पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है। और जैसा हमारे जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं उन्होंने बोला कि पाकिस्तान के एक फेल्ड स्टेट है। और वो, मुझे नहीं लगता वो लातों के भूत है, वो ऐसे बातों से मानने वाले नहीं है। पर सुधांशु जी ने कई डिप्लोमेटिक चैनल्स और कईयों की बात करी। सुधांशु जी, आज से पहले जब 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उससे पहले हमारे रिश्ते श्रीलंका से हो, भूटान से हो, बांग्लादेश से हो, नेपाल से हो, बड़े सौहार्दपूर्ण और अच्छे रिश्ते थे। आज नेपाल हमको आंखें दिखा रहा है। आप कह रहे हो हम डिप्लोमेटिक जीत रहे हैं। श्रीलंका से हमारे रिश्ते खराब होते जा रहे हैं दिन ब दिन। आप कह रहे हो हम डिप्लोमेटिक जीतते हैं। अरे कौन सी डिप्लोमेसी को जीत के आ रहे हो आप? कौन सी? और चीन के साथ प्रधानमंत्री जी ने 3 बिना एजेंडा की मीटिंग्स करी। बताएं देश को आज आप सुधांशु जी कि उन 3 मीटिंग्स में क्या डिस्कस हुआ। तो साबरमती में के किनारे जो झूले लगे थे ना, याद है ना सुधांशु जी? शी जिनपिंग और मोदी जी ने झूले खाए थे। उन झूले खाते वक्त क्या क्या बातें हुई थी, देश को बताएं। आज तिब्बत हो, डोकलाम हो, कि सब तरफ से हमारे दोस्तों में कमी आ रही है। हमारे जितने भी पड़ोसी थे उनके साथ जो हमारे रिश्ते थे, इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी, वो बॉन्डिंग टूट रही है। नेपाल हमको आंखें दिखा रहा, आप कह रहे हो डिप्लोमेसी। ठीक है, मैं गौरव जी, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। आपका फ्रेम फ्रीज है तो मैं डायरेक्टली आपको फ्रेम पर नहीं ले पा रहा हूं। सुधांशु जी, बड़ा सवाल यह है कि सारे पड़ोसियों के साथ स्ट्रैटेजिक लेवल पर हम पीछे हटते जा रहे हैं, हमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। मतलब हम जो इनिशिएटिव था वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। देखिए, मैं गौरव वल्लभ जी एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे हैं, परंतु वह ये बात कैसे भूल गए? मतलब नेपाल के साथ हमारे संबंध हमारी सरकार आने के बाद खराब हुए। माओवादियों की सरकार जब वहां पे आई थी यूपीए 1 के समय में, तो कम्युनिस्ट पार्टियों के समर्थन में भारत की सरकार थी, वो जाके वहां बात करते थे। भारत के इतिहास में पहली बार मौका था, भारत का विदेश मंत्री या विदेश सचिव बात नहीं करता था, राजदूत कहीं नहीं था, और भारत के एक राजनीतिक दल के प्रतिनिधि जाके बात करते थे।
और वो 2007, 8, 9 का दौर याद करिए जब नेपाल में उत्तरोत्तर चीन का प्रभाव बढ़ता गया और हम कुछ नहीं कर पाए। आपने कहा याद करिए बांग्लादेश में बिगेस्ट आर्म्स सप्लायर 2008-9 में चाइना था। आज वो स्थिति नहीं है। याद करिए इस प्रकार की खबरें दी कि बर्मा में मॉनिटरिंग पोस्ट चाइना ने बनाई है। आज बर्मा की सरकार ऐसा कोई सहयोग नहीं दे रही है। याद करिए हम्बनटोटा पोर्ट श्रीलंका का किसके जमाने में गया? चाइना के पास, हमारे जमाने में गया था। और याद करिए पाकिस्तान का जहां तक प्रश्न आता है तो शर्म अल शेख और हवाना में हमने हवाना में यह कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद से पीड़ित देश है और शर्म अल शेख के ज्वाइंट डिक्लेरेशन में बलूचिस्तान हिस्सा था। यानी एक प्रकार से हम मान रहे थे कि बलूचिस्तान में हमारा इन्वॉल्वमेंट है। तो पड़ोसी देशों के साथ जो कुछ हुआ वो पूरी तरीके से सबको पता है। वेरी क्विकली आज स्थिति है कि बांग्लादेश जी पॉइंट नोटेड। ठीक है सुधांशु जी, गौरव जी पहले मेरे साथ डिस्कनेक्ट हो गए थे, वो देख नहीं पा रहे थे। गौरव जी फ्रेम में मुझे, सुधांशु जी और गौरव जी को तुरंत लीजिए और उसके बाद मैं अरविंद जी के पास आ रहा हूं तुरंत। गौरव जी आपका रिप्लाई। निशान जी मैंने तो बहुत छोटा सा सवाल पूछा, सुधांशु जी शायद सुन नहीं पाए, वापस पूछ लेता हूँ। वो 3 मीटिंगें करी थी ना शी जिनपिंग के साथ बिना एजेंडा की, एजेंडा लेस मीटिंग, उसमें क्या बात हुई थी देश को क्यों नहीं बताते हो? साबरमती के किनारे झूले खाते हुए क्या बात हो रही थी? वो डोकलाम की हो रही थी कि तिब्बत की हो रही थी? गौरव जी एक मिनट मैं उसका जवाब ले रहा हूँ। गौरव जी मैं उसका जवाब ले रहा हूँ। सुधांशु जी ने काउंटर दिया है। काउंटर यह है कि जो खराब रिश्ते हैं वो हमें धरोहर में मिले हैं आपसे। इसका क्या जवाब है? चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो मालदीव्स हो, चाहे वो नेपाल हो। क्यों? हम्बनटोटा हमें पता है, नेपाल हमें पता है, उनको पता है। वो बार बार ये कह रहे हैं कि खराब रिश्ते धरोहर में कांग्रेस की सरकार से मिले हैं। आपका जवाब? निशान जी मुझे आप ये बता दीजिए, और आपके सारे दर्शक भी जागरूक है, नेपाल ने कभी जो आज हिम्मत दिखाई, आज तक नेपाल ने हमारे दोस्ती के संबंध थे, हमारे बहन बेटी के वैवाहिक संबंध थे। आज क्या नेपाल नक्शे अलग सलग दिखा रहा है? आज से पहले हुआ क्या सुधांशु जी, आप बताइए। बांग्लादेश के साथ जो संबंध थे हमारे प्रगाढ़ता के दोस्ती के संबंध थे। ठीक है मैंने आपका पॉइंट लिया सुधांशु जी। मैं इकट्ठे आपसे रिएक्शन लूंगा। ठीक है, पॉइंट नोटेड। सुधांशु जी बहुत क्विकली अरविंद सावंत जी के पास मुझे जाना है। चीन से आपने बातचीत की थी लेकिन चीन से रिश्ते खराब हुए। नेपाल आपको आंख दिखा रहा है, ये किसी ने नहीं सोचा था। उनसे रिश्ते प्यार के थे, भाईचारे के थे, अलग रिश्ते थे और वो आंख दिखा रहा है। ये कैसे हो गया? अरे भाई क्या बात कर रहे हैं? भारत के साथ संबंधों के बारे में सबसे तीखी टिप्पणी के प्रस्ताव नेपाल में कब पारित हुई? 2007-8 में। काठमांडू से भारत के पुजारियों को कब निकाला गया था? गौरव वल्लभ जी 2008। जी मैं तो घटनाओं को उल्लेख कर रहा हूं, मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं। हम्बनटोटा पोर्ट देखिए यहाँ पर हम में से कोई भी, देखिए हम ये जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। सुधांशु जी मैं माफी चाहूंगा, आपने पॉइंट रख दिया, आपने एकदम अपना पॉइंट रख दिया। गौरव जी का देखिए, गौरव जी अभी जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनका फ्रेम फ्रीज कर गया है। मैं उनके पास आऊंगा। अरविंद जी, मैंने सामना का लेख पढ़ा जिसमें लिखा कि हमें हंदवारा की घटना के बाद एक और सर्जिकल स्ट्राइक चाहिए। अभी आप इनके साथ सरकार में नहीं हैं, लेकिन क्या आपको भारत सरकार की पाकिस्तान के खिलाफ जो स्ट्रैटेजी है वो ठीक दिखाई देती है? क्योंकि 370 के बाद आपने तारीफ भी की थी। पहले बात ऐसी है कि आज जो हमारी जवानों ने, हमारी फौज, हमारी आर्मी ने जो कार्रवाई की, उसका पहला मैं सहे दिल से अभिनंदन करता हूं, गर्व करता हूं। अब रही बात, जब एक ध्यान में रखना, आज हम साथ में हैं नहीं हैं, ये मसले कोई, जब देश की बात आती है तो शिवसेना के लिए ये मसले कोई बड़ी बात नहीं होती। नहीं, देश देश होता है। और देश के बारे में आज केंद्र की सरकार, किसी की भी हो, आज जो सरकार है वो कदम उठा रही है, नहीं उठा रही, उसके ऊपर बहस कर सकते हैं, लेकिन मानना पड़ेगा अपने कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, जबरदस्त की थी, बराबर सबक सिखाया था। अब दोबारा मेरी तो बात उल्टी है। अभी मैं तो कहता हूं कि अभी सबक इनको इस तरह से नहीं सिखाना है, सबक इस तरह से सिखाना है। मैं बख्शी साहब का पुराना एकदम क्या कहूँ, फैन हूँ उनका। जानते हैं कितने 10 साल जब लोग चैनल पे इकट्ठे आते रहते, उनका एक वाक्य आज का बहुत बड़ा था, लातों के भूत बातों से बात नहीं मानते। उनको लाठी मारनी होगी, और वो लात इस तरह से होगी, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पहले हाथ में ले लो, बस वो लेना पड़ेगा।
तब जाके जी, कुछ जी। थोड़ी आंखें खुली तो खुली, समझ लेते हैं। अब बलूचिस्तान की बात है, गिलगित की बात है, वो मैं है। यहाँ पर सीधे अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। सर, मैं अरविंद सावंत जी, एक सेकंड, मैं आपको रोकूंगा। आपने पॉइंट रखा, वो पॉइंट वैलिड है, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और मैं चाहूंगा यहां पर शॉर्ट्स में आप ग्राफिक्स भी दिखाएं और ब्रेकिंग भी दिखाएं। इस वक्त की बड़ी खबर, हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी रियाज नाइकू के मारे जाने के बाद घाटी में सुरक्षा बलों पर 6 आतंकी हमले हुए हैं। इन 20 दिनों में 4 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए। 5 कमांडर और डिप्टी कमांडर स्तर के आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया। 1 दर्जन के करीब इन आतंकियों को पनाह देने वालों को पकड़ा गया है। 20 दिनों के अंदर का यह डेवलपमेंट है और यह कोरोना काल की हम बात कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर मैं चाहूंगा ब्रेकिंग न्यूज फिर से दिखाएं। जम्मू कश्मीर में 20 दिनों में 5 आतंकी मारे गए हैं। 20 दिनों में 4 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए। 5 कमांडर और डिप्टी कमांडर स्तर के आतंकियों को मुठभेड़ में मारा गया है रियाज नाइकू के मारे जाने के बाद। अब सीधे अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, अब सबसे बड़ा सवाल, और हमारे खास मेहमान जो हैं मैं चाहूंगा उनको फ्रेम पर दिखाएं। इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल, क्या 370 के बाद भारत ने वो ऑब्जेक्टिव अचीव किया जो वो चाहता था? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, करीब 11 महीने हो चुके हैं। बीच में आप 4 महीने माइनस कर लीजिए, लेकिन क्या भारत ने वो ऑब्जेक्टिव अचीव किया? क्योंकि केंद्र सरकार की सबसे बड़ी कामयाबी 370 हटाने को लेकर है, अगर जियो पॉलिटिक्स और स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव की बात की जाए जम्मू कश्मीर में। सीधे चलते बिग बॉल पर, आपके सामने कुछ दिखाने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखें आपकी स्क्रीन पर। यहां पर हमारे सामने जो आंकड़ा आ रहा है इसको देखें। सबसे पहले जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये आंकड़ा जो है ये देखें आप। हम यहां पर 370 के बाद अब तक 89, करीब 89 आतंकी मारे गए। 89, 90 के नजदीक आतंकी मारे गए हैं 370 हटने के बाद। लेकिन 370 हटने के बाद जरा ध्यान से देखें आपकी स्क्रीन पर, कुछ हम दिखाने जा रहे हैं। करीब 33 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए हैं। 33 सुरक्षाकर्मी 370 हटने के बाद। और एक और बड़ी बात, ये एक और आपके सामने, टीआरएफ एक संगठन है, ये एक नया आतंकी संगठन पैदा हो गया 370 हटने के बाद। दूसरा आतंकी संगठन जिसका नाम है टीएमआई, वो भी पैदा हो गया। और अब जो जमीनी हकीकत है उसको देखें आप। 370 के बाद 14 दिनों तक कश्मीर बंद, 19 सितंबर से खुलना शुरू हुआ, बहुत सारी चीजें वहां पर हुई। सवाल यह है अब आपकी स्क्रीन पर, 5 अगस्त को 370 हटने के बाद क्या कश्मीर के हालात नहीं सुधरेंगे? सीधे चलते हमारे खास मेहमानों के पास और मैं उनसे जानना चाहूंगा। जीडी बख्शी साहब, सीधे मैं आपसे शुरू कर रहा हूं इसको भी। 370 हटने के बाद करीब 89 आतंकियों को मारा गया, 33 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए। मैं चाहूंगा यहां पर वॉल में वो दिखाएं जो हमने ग्राफिक्स दिखाए ऊपर। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 370 हटने के बाद हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में कामयाब हुए? क्योंकि ग्राउंड रियलिटी थोड़ी अलग दिखाई दे रही है। देखिए, बात ऐसी है कि एक हमने बहुत अच्छी चीज करी, मोदी डॉक्ट्रिन। 30 वर्षों से हम रक्षात्मक होकर लड़ते रहे। 26/11 हुआ, कोई काउंटर नहीं हुआ पाकिस्तान के ऊपर। और केवल पहली बार जब हमने स्ट्राइक बैक किया, उड़ी के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक की। 2.5-3 महीने पाकिस्तान चुप रहा, फिर चुलबुली शुरू। फिर पुलवामा के बाद हमने इंटरनेशनल बॉर्डर के बाद एयर स्ट्राइक करी। 1 साल तक पाकिस्तान चुप रहा। अब चीन के प्रोत्साहन पाकर फिर पाकिस्तान अपने राग पे शुरू हो गया है। चीन ने उसको किसी लहजे में बोल दिया है, करी जाओ, हम हैं साथ, हम संभाल लेंगे। ठीक है साहब। और उसके चलते पाकिस्तान ने फिर से ये सिलसिला शुरू कर दिया है। देखिए, आज मैं अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश कहना चाहता हूं, उनको वेल डन कहना चाहता हूं, बॉयज, फॉर डिसआर्मिंग दिस आईईडी। अगर ये फट जाती तो 40-50 हमारे जवान आज के दिन शहीद हो रहे होते। इस वक्त आप और मैं मातम मना रहे होते, यहां से जो है शहीदों की चिताएं जल रही होती। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 2-3 दिन पहले इमरान खान साहब ने कहा था कि इंडिया फिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा और उसके बाद ये आईडी पकड़ी जाती है।
इसका मतलब हाईएस्ट लेवल पाकिस्तान पे ये डिसाइड हुआ है कि छेड़ो हिंदुस्तान को, चीन हमें बचा लेगा। साहब ये पाकिस्तान का ये नोशन दूर करना बहुत अनिवार्य है। सर मुझे एक बात बताइए बख्शी साहब, मैं आपसे एक चीज जानना, बख्शी साहब एक मिनट, मैं एक चीज नहीं समझ पा रहा हूं। मैं इकोनॉमिक लॉसेस की बात नहीं कर रहा हूं सर, मैं जो चीज जानना चाह रहा हूं वो ये है कि अभी भी आतंकी गतिविधियां हो रही हैं, अभी भी लोकल टेररिस्ट है। मैं उस टेररिस्ट का नाम नहीं लूंगा फॉर सिक्योरिटी रीजंस। एक आतंकी से पूछा कि भाई तुम बंदूक क्यों चला रहे हो, क्योंकि कश्मीर का जो टेररिस्ट होता है उसको कहते हैं सिर्फ वन एनकाउंटर टेररिस्ट, या तो मारा जाता है या सरेंडर कर देता है। तो उससे बोला तुम ये क्यों कर रहे हो, तो उसने कहा खाली मजे के लिए। कश्मीर का लड़का बोलता खाली मजे के लिए, पहले पत्थर फेंकता था, बंदूक चलाता हूं, मजा आया, किसी ने पैसे दिया, करना शुरू कर दिया। वो तो मोटिवेटेड है। ये इनको हम अभी भी जो वहां पर बहके हुए कुछ लोग हैं जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, उनको 370 हटने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरा सवाल ये है, इसका क्या जवाब है आपके पास बख्शी सर? देखिए 370 जो है वो तो वहां की पॉलिटिकल क्लाइमेट को सही करता है, ठीक है साहब, बाय इटसेल्फ 370 थोड़ी ना हटा देगा। देखिए प्लीज अंडरस्टैंड इन पर्सपेक्टिव, जब मैं लड़ रहा था कश्मीर में 2000 से 2005 तक 5 साल मैंने लगातार जम्मू कश्मीर में लड़ाई की, ठीक है साहब। उस वक्त 3,500 से 4,000 आर्म टेररिस्ट थे, आज है 150, और वो ज्यादातर लड़ रहे हैं पत्थरबाजों के सर पे, और वो जो है इंतिफादा के तौर पे लड़ रहे हैं। वो मीडिया की लड़ाई ज्यादा है, ग्राउंड पे लड़ाई कम है, ठीक है साहब। और वो ग्राउंड की लड़ाई को भी बंद करने का तरीका एकमात्र एक है कि हर वार जो यहां होता है उसके लिए पलटवार सीमा के पार, वहां पे खून गिरना चाहिए। ठीक है, एक कतरा खून यहां गिरता है, सीमा के पार खून गिरना चाहिए। वो लगातार, वो वंस इन अ ब्लू मून नहीं होना चाहिए। ठीक है, पॉइंट नोटेड। मतलब जो हो वापस उसका रिप्लाई किया जाए। गौरव वल्लभ जी, 370 हटने के बाद स्ट्रेटेजिकली आप मानते हैं कि 370 जो जिस तरीके से हटाया गया, जो भी हुआ, आपको लगता है कि वो भारत सरकार का एक अचीवमेंट है कि नहीं है? देखिए, जो यहाँ पे दिल्ली में बैठ के हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने 370 के हटाने के फायदे बताए थे कि वहाँ की लड़कियां हरियाणा में ले आएंगे, मुझे नहीं लगता कि वैसी बात का कोई फायदा नुकसान है। ये तो बीजेपी से पूछिए आप। पर मैं आपको एक चीज जरूर कहना चाहूंगा। सर देखिए, सर आप देखिए, गौरव साहब मैं देखिए, मैं आपको एक चीज बोलूंगा सर, प्लीज सर। नहीं, मैंने नहीं बोला। देखिए, हमारे डिबेट का बहुत बड़ा कद है। हम उन्होंने जो बोला उसके बाद उन्होंने उस पर करेक्टिव स्टेटमेंट भी दे दिया। एक मिनट सर, हरियाणा छोड़ दीजिए सर, मैं बात देश की कर रहा हूं सर, मैं देश की बात कर रहा हूं। जब आप हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं गौरव साहब, तो मुझे एक बात बताइए, वो जो 33-35 शहीद हो रहे हैं उनके बारे में भी तो सोचिए। मैं आपसे कुछ और बोल रहा हूं, मेरा सवाल कुछ और है। नहीं गौरव जी, मैं देखिए डिबेट का कद छोटा नहीं करना मैं जवाब दे रहा हूं। मुझे ये बताइए 370 हटना ठीक था कि नहीं था? आपका जवाब दे रहा हूं ना। जिस तरह से 370 को दिल्ली में बैठ के आपने बिना उन लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में लिए हटाया, वो पद्धति बिल्कुल गलत थी। मैं बिल्कुल स्पष्टता आपको बोलता हूं, क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था जिस तरह से दिल्ली में बैठ के आप कश्मीर के लोगों के निर्णय लिए। क्यों आपने मेरी बात सुनिए, मैं जवाब देता हूं। मैंने इसके बारे में कई बार चर्चाएं करी है, मैं आपको जवाब देता हूं। आप लोगों के घर का निर्णय बिना उनको निर्णय में शामिल किए बिना कैसे ले सकते हो? मुझे आप ये बताइए ना। या दिल्ली में आपने पहले महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार चलाई 3-4 साल, और आपने पूरा वहां सरकार चलाने का पूरा आपने आनंद लिया। फिर साल भर पहले आप सरकार से अलग हो गए, और फिर आपने ये 370 का, मुझे आप ये बताइए। तब तो मुझे रेफर करना पड़ेगा कि बाबा साहब अम्बेडकर जो इस देश के पहले कानून मंत्री थे, उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था 370 का जब उनके सामने मामला आया था? जब आपको याद है, एक मिनट सर, अगर यही बात है तो फिर मुझे तो बाबा साहब अम्बेडकर की बात करनी पड़ेगी, जो देश के पहले कानून मंत्री थे। उन्होंने क्या कहा था कि यू वांट ऑल द बेनिफिट्स, कोटेड है, मैं कोट करके बता रहा हूं कि आपको सारे बेनिफिट्स चाहिए भारत से, क्योंकि इस देश का जो 1 पैसा अगर और स्टेट में जाता है तो कश्मीर में 8 पैसा जाता है। 1:8 का रेशो है वहां पर, तो आपको सारा पैसा चाहिए, लेकिन आप भारत को चाहते नहीं कि भारत उसका हिस्सा बने। ये कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया था सर।
ये आई डोंट बाय दिस। आपको जवाब दो, प्लीज गो अहेड सर, बताइए। हाँ, देखिए, जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, भारत का हिस्सा था और भारत का हिस्सा रहेगा, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। हाँ। और जो आप आईडी की जो आज हमारे जांबाजों ने डिफ्यूज किया, मैं फिर उनको सलाम करता हूं। और आज पुनः तो पुलवामा में जो शहीद हुए थे 40 जवान, उनको पुनः नमन करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं, इसमें कोई शंका नहीं है। और जनरल साहब से जस्ट एक शिकायत है कि ये इमरान खान को साहब वाब मत बोला करो। जनरल साहब, इमरान खान बहुत है, हमारी टेलीविजन में वो साहब नहीं बन सकते। अरे सर, वो उनका कहने का तरीका है। इमरान खान जनरल साहब के बारे में सोच के रात भर सो नहीं पाते होंगे। नहीं, मैं कह रहा हूँ जनरल साहब मत बोला करो, वो इमरान खान बहुत है, साहब वाब नहीं है वो हमारे लिए कोई साहब नहीं है वो। अरे सर, वो पासिंग रेफरेंस है। आपने 370 की मेरे से बात करी। मेरा स्पष्ट इसमें ये कहना है कि आपको हटाना लगाना, पर जिन लोगों पे लगाना या जिन लोगों से हटाना है, उन लोगों को कॉन्फिडेंस में लिए ना, उनसे बात सुने। अब आप यहाँ पर, ठीक है गौरव साहब, आप इसमें ओपिनियन पोल चाहते थे कि कश्मीर पे ओपिनियन पोल हो। सुधांशु जी, मैं आपसे जरूर जवाब लूंगा, मैंने देख लिया और मैं फाइनल टेक आप ही से लूंगा इस पर। एक मिनट निशान जी, वहाँ पर चुनी हुई सरकार थी, ओपिनियन पोल की जरूरत नहीं थी। वहाँ चुनी हुई सरकार थी, चुने हुए अरविंद सावंत सर, जनता ने वोट देके उनको चुना था। ठीक है अरविंद जी, आपका इसमें क्या टेक है? वहां पे लोगों को पूछ के करना चाहिए था अरविंद जी। नहीं, पहली बात ऐसी है कि जिस विचारधारा से वो इतने सालों से बने सब कुछ है ना, बने भी वैसे गए ना वो। अब रही बात 370 धारा के बाद में, किस विचारधारा, थोड़ा सा सौहार्द की जो बात की, 370 धारा की बात कर रहे हैं ना। हाँ। उसके बाद में क्या परिणाम हुआ। हाँ। तो मैं इतना ही कहूंगा, सरकार ने उचित निर्णय लिया। अब वही बात कि वहां की जो मानसिकता है, उस मानसिकता में थोड़ी मुझे खामियां लग रही है। बख्शी साहब, आप भी ध्यान से, अरविंद जी एक मिनट, आज भी हम लोग को जानकारी नहीं मिलती है। महाराष्ट्र में अलायंस पार्टनर है कांग्रेस के, और आप कहते हैं कि सरकार ने ये सही फैसला लिया, और कांग्रेस इस फैसले पर डिसएग्री करती है यहां पर स्टूडियो में सरकार के 1 साल पूरे होने पर। क्या ये ऑन रिकॉर्ड में इस वक्त बोल सकता हूं कि अरविंद सावंत जी, शिवसेना के बड़े कद्दावर नेता, बोलते हैं कि सरकार का फैसला सही था 370 हटाने का? के साथ में हम थे और हमने मांग की थी। मैं उस वक्त मंत्री था, मेरे लिए वो ऐतिहासिक निर्णय मेरे कार्यकाल में हुआ, इसका मुझे गर्व है। बता देता हूँ, पॉइंट नोटेड, ठीक है। क्या है उसके ऊपर मत चाहिए, मेरा आगे कहना है। अभी जो बार बार आतंकी हमले हो रहे हैं, 89 लोगों को हमने मारा, हमारे भी 30 गए ना। तो मुझे समझ में एक ही बात नहीं आ रही, आज भी हम लोग थोड़ा वहां हमारी कामयाबी मतलब दिखती है मुझे कि हमें जानकारी क्यों नहीं मिलती है कि गांव में आतंकवादियों के साथ में लोग अभी भी जुड़े हुए हैं, अभी भी बिके जा रहे हैं। कल आपने कहा, निशान जी सही कहा, कल पत्थर मारते थे, आज बंदूक लेकर खड़े, तो आती कहां से ये सारी चीजें? तो उसमें थोड़ा सा अभी ड्रोन का इस्तेमाल होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन अंडर ड्रोन, और सैटेलाइट तक नहीं तो कश्मीर के लिए अलग। क्योंकि ये जो चल रहा है ना, ये मुझे बहुत दर्द होता है कि अरे अंदर आते कैसे, इतने कैसे घुसते हैं? हमारी सीमा पर हमारे जवान हैं, अंदर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, वहां आगे आके आर्मी है, फिर भी ये हो रहा है। और इसीलिए लातों के बुत फिर दोबारा ये घुसकर वहां उनकी क्षेत्र में जाकर घुसकर तब जाके हुआ। हर बार हमारे क्षेत्र में होता है, उनके क्षेत्र में घुसकर मारना जो सर्जिकल में हुआ था, उसी तरह से दोबारा होना चाहिए। जी सुधांशु जी, अब मैं आपसे टेक लूंगा। देखिए, जो कांग्रेस की टिप्पणी है, ओपिनियन लेना है वो लेना है, ठीक है, वो पॉलिटिकल डिबेट चल जाएगा। लेकिन मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, ग्राउंड पर अभी भी टेररिज्म है और बहुत ज्यादा है, लॉकडाउन होने के बाद और बढ़ा है, सीजफायर वायलेशन है, ग्राउंड पर अभी भी है, इकोनॉमिक लॉसेस के आंकड़े में भतेरे हैं मेरे पास, मैं आपको बता सकता हूं। हमने 370 हटाने के बाद क्या अपना ऑब्जेक्टिव अचीव किया, हां या ना सर? हाँ, आपने जो बात कही, देखिए जो कश्मीर की समस्या है, ये केवल प्रशासन या लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं थी, इसमें लॉ एंड ऑर्डर प्रशासनिक विषय भी था, संवैधानिक विषय भी था, राजनीतिक विषय भी था और एक सामाजिक विषय भी था। अरविंद सावंत जी ने जो बात कही ना कि वहां अभी भी भारी संख्या में वह समूह है
जो कि मनोवैज्ञानिक रूप से आतंकवादियों का समर्थन करने वाला भी एक वैचारिक मनोविज्ञान है वहां, क्योंकि पिछले 30-35 सालों में, खास 70 सालों से लगातार और 30-35 सालों में खासकर जब वहां एजुकेशन इंस्टीट्यूशन समाप्त कर दिए गए, वहां पर पूरी तरीके से जिसे कहते हैं मानसिकता युवा पीढ़ी की 1990 के बाद की युवा पीढ़ी है, पूरी तरीके से बदल दी गई। जैसे अभी आप उदाहरण दे रहे थे, मजे के लिए कर रहे हैं। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हमने प्रशासनिक निर्णय लिया, हमने संवैधानिक परिवर्तन किया है, पर इस मनोविज्ञान को बदलने में वक्त लगेगा, इसमें कई वर्ष लगेंगे, तब वो इस अपने विचार को बदलने में सफल होंगे। और आप देखिएगा, जैसे हम इसमें सफल हुए वैसे ही उसमें भी निश्चित रूप से सफल होंगे और वहां किसी भी प्रकार के प्रतिष्ठावादी विचार का स्थान नहीं होगा। दूसरी बात, अभी जो हमारे मित्र गौरव वल्लभ जी ने एक बात कही थी, पहले तो वो संबोधन की प्रक्रिया में जो कुछ बोल गए, बख्शी जी तो कहने लगे इमरान को साहब नहीं बोलना चाहिए। अरे साहब, आप कम से कम अपने पार्टी के उन नेताओं पर तो लगाम लगा लीजिए जो उनको इमरान खान का प्रशस्ति गान करते हैं। प्रशस्ति गान में शब्द प्रयोग कर रहा हूं। और आपके तो ऐसे नेता जो हाफिज को साहब बोल चुके हैं, तो इमरान तो चलिए एक सेक्रेटरी वाली कैटेगरी हो जाती है। दूसरी बात उन्होंने कही कि 370 के मामले पर कश्मीर के लोगों को हमने साथ में नहीं लिया, उनका विचार नहीं लिया। बहुत अच्छी उन्होंने बात की। आपको पता है निशान जी, भारत के संविधान में 42वां संविधान संशोधन होने के बाद सेकुलर वर्ड जोड़ा गया था, जो आज राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु बना। पर भारत का एक राज्य ऐसा था जिसने अपने संविधान में कभी सेकुलर शब्द को स्वीकार नहीं किया, वो था जम्मू कश्मीर, क्योंकि 370 की आड़ में उसकी अनुमति जरूरी थी। और इन लोगों ने कभी उस पर दबाव नहीं बनाया कि भाई तू भी सेकुलर हो जा। पर जिस दिन 370 हटी, जो कश्मीर को सेकुलर बनाने में सबसे बड़ी बाधा थी, अचानक वो सेकुलरिज्म के ऊपर आघात का सबसे बड़ा प्रतीक हो गया। अब मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा, आपकी सरकारों के जमाने में 3 दर्जन से अधिक संविधान संशोधन हुए, पिछले 60-70 साल हो गए, जब कश्मीर की असेंबली नहीं अस्तित्व में। तो क्या उस समय आपने गलत किया था? 1965 में शास्त्री जी की सरकार के समय में विधान निशान और प्रधान सारी खत्म हुआ, तब क्या था भाई? ठीक है, पॉइंट नोटेड। गौरव जी, आपका इस पे क्विक रिएक्शन, फिर उसके बाद मैं एक टेक लेना चाहूंगा बख्शी साहब से। सर, मैं सुधांशु जी को याद दिलाना चाहता हूं कि भारतीय आर्मी का ये डेटा था कि मोदी जी के कार्यकाल में जितने जवान हमारे भारत माँ के वीर सपूतों ने अपने प्राण न्यौछावर किए, वो पिछले 10 साल में मैक्सिमम थे। फिर दूसरा आंकड़ा, मैं ये सारे आंकड़े सरकारी आंकड़े दे रहा हूँ सुधांशु जी। फिर कश्मीरी यूथ जिन्होंने मिलिटेंसी ज्वाइन करी 2014 से 19 में, वो मैक्सिमम थे। तो आप एक चीज बता दो सुधांशु जी, या मोदी जी का बिना बुलाए बिरयानी खाने जाना सही था कि गलत था? अगर वो सही था तो फिर वो शॉल और साड़ी की जो डिप्लोमेसी थी वो सही थी कि गलत थी, वो बता दो। अगर वो सही या गलत थी तो आपने जो 4 साल तक, मुझे एक पूरा करने दीजिए, 4 साल तक आपने सरकार चलाई, वो सही था कि गलत थी? आज आप 370 पे आपको सारा सही गलत का ज्ञान याद आ गया। बिरयानी, शॉल, साड़ी के अलावा गौरव जी एक बात बताइए, गौरव जी एक सेकंड, बिरयानी, एक मिनट सर, एक सेकंड, क्योंकि सर आप हमेशा ना ऐसी बात कर रहे हैं, बिरयानी, शॉल, साड़ी याद रह रहा है, आपको वो नहीं दिखाई दे रहा है जो अभिनंदन ने किया था, आपको वो नहीं दिखाई दे रहा है जो हम लोगों ने उरी किया था, वो सब नहीं देख रहे हैं आप। एक मिनट सुधांशु जी, मैं सुधांशु जी एक मिनट सर, एक सेकंड सर, मैं यहाँ पर काउंटर लेना चाह रहा था, मैं एक टेक लेना चाहूंगा, एक मिनट। मैंने तो एक बात बोली है कि ये 10 साल में सबसे ज्यादा ज्वाइन क्यों करे, इंडियन आर्मी का डेटा है कश्मीर के युवकों ने। आप 14 से 19 सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ गौरव जी, क्या हमने 370 हटने के बाद जिस ऑब्जेक्टिव के साथ इसको हटाया था, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया या नहीं किया? अगर मैं उनको टैंजिबल्स के तरीके से देखूं तो वो है कि नहीं है, ये मेरा सवाल है। निशान जी मुझे ऑब्जेक्टिव्स तो बताइए। इन्होंने तो ऑब्जेक्टिव इनके हर नेता ने अलग बताए। जब मैंने बात की तो आपने कहा ये नहीं होगा, यहाँ मैं चुप हो गया। जीडी बख्शी साहब, वेरी क्विक रिएक्शन सर। जीडी बख्शी साहब, एक सेकंड सर, मुख्यमंत्री ने ऑब्जेक्टिव सर, एक मिनट सर, ओके, पॉइंट नोटेड। गौरव जी एक मिनट, पॉइंट नोटेड। जीडी बख्शी सर, आपका रिएक्शन। देखिए, मैं फिर एक बारी आपको पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं। 2000 से 2005 में 4000 आर्म टेररिस्ट थे जम्मू कश्मीर में, आज के दिन 150 हैं। प्लीज, शोर शराबा ज्यादा होता है, लेकिन है संख्या 150।
ज्यादातर उन्होंने पूरा पैटर्न बदल दिया है। वो इंतिफादा के पैटर्न पे आ रहे हैं, पत्थरबाजी के पैटर्न पे आ रहे हैं। 370 हटाना बहुत जरूरी था क्योंकि महबूबा मुफ्ती की स्टेट गवर्नमेंट सारे पत्थरबाजों के 20,000 हम अरेस्ट करते थे, 20,000 को छोड़ देती थी। वो पत्थर फेंकते थे, वो हटाए जाते थे, ये ट्रकों में लाद के वापस उनको दिया करती थी पत्थरबाजों को कि मारो। ठीक है, वो हमारे जो है फौज के ऊपर एक्शन करवा रही थी, फौज के हाथ पैर बांध रही थी। 370 का मकसद था ऐसे लोगों को पावर से हटाना। नहीं सर, वो सर पॉइंट नोटेड, लेकिन पावर में भी वो किसकी वजह से आए थे, ये भी तो एक फैक्ट है। खैर, मैं आप सभी लोगों को रोकना चाहूंगा सर, मैं अभी आप सभी को रोकना चाहूंगा, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमसे बातचीत की। इस शो का टेक अवे क्या है? पहला टेक अवे जो आप समझे, शिवसेना ने कहा है कि 370 हटाना सही था, इस पे कांग्रेस की कोई भी राय हो, लेकिन हमारी राय ये है, पार्टनर्स हैं लेकिन उसके बावजूद। दूसरा टेक जो बड़ा महत्वपूर्ण है और जो हम सबके लिए बहुत जरूरी है जानना, कि 370 हटाने के बाद कश्मीर में हालात सामान्य हुए या नहीं, लेकिन कश्मीर इस देश का अभिन्न अंग तो था, लेकिन अब देश के लोगों का भी कश्मीर हिस्सा बन गया। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो बहुत मायने लगती है हमारे सामने, वो ये है, आतंकी गतिविधियां बढ़ गई हैं, लेकिन पाकिस्तान जिस टोकन में देता है उस टोकन में उसको वापस करना है, इसका और कोई इलाज नहीं। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।